18 सालों से आरसीबी का सिर्फ एक ही नारा था, ई साला कप नाम दे। लेकिन वो ट्रॉफी से कुछ दूर रह जाते थे और फिर वही हार्ट ब्रेक, वही ट्रोलिंग और फिर आता था एक सवाल कि आरसीबी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी भला कब जीतेगी। सोचो, एक फ्रेंचाइजी जिसके लिए एक ही टाइम पर विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे लेजेंड्स खेलते थे, वो टीम भला ट्रॉफी से इतना दूर कैसे रह गई। 2009, 2011 और 2016 वो ट्रॉफी के बहुत नजदीक तो आए लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए। आरसीबी जब एक के बाद एक सीजन में हारती रही तो फैंस भी उनसे फ्रस्ट्रेट होने लगे, फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे और मानो अब आईपीएल में एक जिंक्स बन गया कि आरसीबी वैसे तो सबसे पॉपुलर टीम है, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन ये टीम कभी आईपीएल नहीं जीत पाएगी। लेकिन फिर आया साल 2025 जहां पर ये इंतजार खत्म हुआ। आरसीबी के हाथ में पहली बार एक आईपीएल ट्रॉफी आई, विराट कोहली का वो लंबा इंतजार खत्म हुआ और आईपीएल की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। तो ये वीडियो एग्जैक्टली इसी बारे में है कि हाउ आरसीबी वन आईपीएल 2025। अगर हम आरसीबी की 2025 से पहले की हिस्ट्री देखेंगे तो हमें एक पैटर्न दिखेगा कि इनकी टीम में हमेशा से बड़े नाम रहे हैं, लेकिन एक चीज जो स्ट्रैटेजी को गलत बनाती थी वो ये थी कि इस टीम के साथ ये होता था कि जितने बड़े नाम उतने बड़े फेलियर्स। सोचो, क्रिस गेल आईपीएल हिस्ट्री के सबसे डिस्ट्रक्टिव बैटर, आज भी उनका हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है आईपीएल में, लेकिन क्या वो आरसीबी को ट्रॉफी जिता पाए? नहीं। फिर एबी डिविलियर्स मिस्टर 360 के नाम से जाने जाते हैं और ग्राउंड के हर कोने में शॉट्स लगाते हैं, लेकिन क्या ट्रॉफी जिता पाए? नहीं। और फिर विराट कोहली 2016 में 973 रन बना दिए थे, एक ऐसा लेजेंडरी सीजन जिसके बारे में आज भी बात होती है, ट्रॉफी जिता पाए? नहीं। और आरसीबी ने अपनी हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स देखे हैं, शेन वॉटसन, मिचेल स्टार्क, डेल स्टेन, इवन ट्रैविस हेड भी एक टाइम पर आरसीबी में थे, लेकिन क्या ट्रॉफी जिता पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि आरसीबी एक टीम नहीं बल्कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का भंडार लगती थी। इनके पास स्टार पावर पूरी थी, लेकिन टीम में स्ट्रक्चर नहीं था। टीम के 2 प्लेयर आते थे, सारे रन बना जाते थे, लेकिन बाकी के 9 प्लेयर्स मानो टीम में एब्सेंट थे। आरसीबी के लिए कोई भी ऑक्शन आता था तो वो बड़े नाम खर्च करने के चक्कर में अपना पूरा पर्स खत्म कर देते थे और इसीलिए उनकी टीम का बैलेंस भी वहीं खत्म हो जाता था। बैटिंग में पूरा जोर लगा देते थे, 5 के 5 धुरंधर, लेकिन बॉलिंग हमेशा आरसीबी की वीक लिंक रही। और ऐसे में होता क्या था कि पूरी टीम ही उन 2-3 स्टार बैटर्स के ऊपर टिकी रहती थी कि अगर इनके बैटर्स ने 200 पार रन बना दिए तो ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन अगर एक डिफिकल्ट टोटल हुआ डिफेंड करने के लिए तो इनके पास ऐसे स्टार बॉलर्स ही नहीं थे जो दूसरी टीम से क्रंच रन्स डिफेंड करवा सकें। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने शुरू के 17 सालों में और चीजें ट्राई ना की हों। इन्होंने कैप्टन्स बदले, प्लेयर्स बदले, कोचेस बदले, यहां तक कि पूरी मैनेजमेंट ही बदल दी, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो था आरसीबी का हर साल फेल होना। लेकिन फिर आता है साल 2025 जहां ये सब कुछ बदलने वाला था। 2025 में मानो आरसीबी की मैनेजमेंट एक ऐसा माइंडसेट लेकर आई थी कि वो इस बार स्टार पावर के भरोसे नहीं जाएंगे, बल्कि वो इस बार अपनी टीम को बिल्कुल ग्राउंड से बनाना शुरू करेंगे, बिल्कुल उसकी फाउंडेशन खड़ी करेंगे और स्ट्रक्चर के लिए चाहे उन्हें कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, लेकिन वो सही प्रोसेस के साथ ही आगे बढ़ेंगे। 2024 के आईपीएल सीजन में आरसीबी की कैप्टनसी कर रहे थे फाफ डू प्लेसी और उनका कैप्टनसी टेन्योर आरसीबी के लिए ज्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ था और इसीलिए 2024 के आईपीएल सीजन के बाद से ही आरसीबी की मैनेजमेंट, उनके कोच एंडी फ्लावर और उनकी टीम के डायरेक्टर ने इस बात पर ध्यान लगाना शुरू करा कि हमारा अगला कैप्टन कौन हो सकता है। और यहीं पे नाम सामने आया रजत पाटीदार का। रजत पाटीदार से कैप्टनसी के बारे में बातें करनी शुरू करी तो मैनेजमेंट और पाटीदार की कैप्टनसी अच्छी जमती हुई दिखी। जैसे जब एक बार कोच एंडी फ्लावर ने पाटीदार से सीधा ही पूछ लिया कि अगर तुम आरसीबी के कैप्टन बनते हो तो तुम क्या बदलाव करोगे, तो पाटीदार ने जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया, जिस तरीके से जवाब दिया, उससे एंडी फ्लावर बड़े इंप्रेस हुए थे। उन्होंने कहा कि देखो, हमारी टीम की सबसे बड़ी वीकनेस बॉलिंग है, तो हम बैटिंग पे इतना फोकस नहीं करेंगे, हम बैटिंग पे एक स्ट्रक्चर्ड बैटिंग रखेंगे, साथ ही हम बॉलिंग के लिए बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। हमें चाहिए कुछ एस पेसर्स जो कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल सकें। और इसी तरीके की टीम बिल्डिंग वाली बातें जब रजत पाटीदार ने करी तो कहीं ना कहीं आरसीबी की मैनेजमेंट को दिख गया कि हाँ, हम अगले सीजन में पाटीदार को कैप्टन बना सकते हैं। अब देखा जाए तो आरसीबी का सबसे बोल्ड मूव तो यही था कि उन्होंने रजत पाटीदार को कैप्टन के लिए चुना, क्योंकि रजत पाटीदार के पास इस टाइम पर कितना ही एक्सपीरियंस था। उन्होंने सिर्फ 4 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे और वो नीतीश राणा के बाद अब तक आईपीएल के सेकंड मोस्ट इनएक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे।
सवाल हर तरफ से उठ रहे थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अब आरसीबी का वो गोल्डन एरा खत्म हो जाएगा जिसमें इनके बहुत सारे फैंस थे। लेकिन लोग ये नहीं समझ पाए कि आरसीबी ने जब रजत पाटीदार को चुना तो भाई ऐसे ही नहीं चुन लिया कि कोई प्लेयर है और इसको उठाकर कैप्टन बना दो। भाई उन्होंने डोमेस्टिक में पूरी रिसर्च करी। उन्होंने देखा कि रजत पाटीदार की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, और उन्हें सिंपली दिखा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभी वो सबसे ज्यादा सिक्सेस लगा कर आ रहे हैं। 186 के स्ट्राइक रेट से रन बना कर आ रहे हैं। और ऐसे नहीं कि सिर्फ स्लॉगिंग से 6 मार दिए और रन बना दिए, नहीं, इंपैक्ट के साथ रन्स। रजत पाटीदार अपनी मध्य प्रदेश की टीम को एक कैप्टन के तौर पर फाइनल्स तक ले गए। मुझे लगता है कि दिस इज ऑल द प्रूफ दैट आरसीबी नीडेड। और पाटीदार को कैप्टन चुनने के पीछे एक दो और रीजंस थे, जैसे कि वो एक हम्बल कैप्टन है। अब वो अपने से बड़े स्टार्स को हैंडल कर सकते हैं। विराट कोहली के साथ उनके ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि रजत पाटीदार को एक कैप्टन के तौर पर चुना गया। और जैसे ही सीजन शुरू हुआ, मानो इन्होंने सारे जिंक्स तोड़ने शुरू कर दिए। सीएसके के चेपॉक ग्राउंड में 2008 के बाद से आरसीबी एक भी मैच नहीं जीती थी, और ये एक लंबा जिंक्स चलता हुआ आ रहा था जिसे आरसीबी तोड़ ही नहीं पा रही थी। लेकिन इस सीजन चीजें बदली। उन्होंने धोनी के घर में सीएसके को हराया। रजत पाटीदार द कैप्टन ने जब हाफ सेंचुरी बनाकर टीम को लीड करा तो उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली। इसी तरह जब वो वानखेड़े गए तो वहां पर भी वो 2015 के बाद से मुंबई इंडियंस को नहीं हरा पाए थे। लेकिन इस साल ये जिंक्स भी टूटा। पाटीदार ने बड़ा ही दिमाग लगाकर हार्दिक पांड्या के ओवर्स को टारगेट करा ताकि बुमराह के ओवर्स में थोड़े आराम से रन्स निकलें। और इस तरह से पाटीदार के 32 बॉल 64 रन ने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जीत दिलाई। और इसी तरह से 2019 के बाद से ईडन गार्डन्स में आरसीबी नहीं जीती थी। लेकिन इस साल वो चीज भी बदली। कैप्टन पाटीदार की हाफ सेंचुरी की मदद से जब आरसीबी ने 221 बना दिए तो केकेआर के लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल हो गया। इसी तरीके से जब आरसीबी के अगेंस्ट एलएसजी आई तो उनके अगेंस्ट 228 का टारगेट उन्होंने सिर्फ 19 ओवर्स में चेस कर दिया। और आरसीबी ने इतना बड़ा टारगेट 19 ओवर में पहली बार चेस किया था। और यही सीजन की खासियत थी, पता है, कि सीजन में आरसीबी के साथ पहली बार, ये फ्रेज बहुत ज्यादा जुड़ गया था कि उन्होंने 2008 के बाद पहली बार सीएसके को चेपॉक में हराया, फिर मुंबई को बहुत लंबे टाइम बाद वानखेड़े में हराया, केकेआर को लंबे टाइम बाद पहली बार ईडन गार्डन्स में हराया। और यही इस सीजन की खासियत थी कि पहली बार बहुत सारी चीजें हो रही थी और पहली बार ही इस सीजन में आरसीबी आगे चलकर ट्रॉफी भी जीतने वाली थी। और हाँ, जब मैं इन मैचेस में आरसीबी की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं तो ये तो आप मानकर ही चल लो कि ऑलमोस्ट इस पूरे सीजन में कंसिस्टेंटली कोहली जी ने रन्स बनाए ही हैं, क्योंकि कोहली ही आरसीबी के लिए इस सीजन में हाईएस्ट रन गेटर थे। इनफैक्ट वो इस पूरे सीजन के 3rd हाईएस्ट रन गेटर थे। कोहली ने 15 मैचेस में 8 हाफ सेंचुरीज बनाई और टोटल 657 रन बनाए। और भाई विराट कोहली की जो 8 हाफ सेंचुरीज आई थी ये सारी विनिंग कॉज में आई थी। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है भाई, क्योंकि ऐसा कोई बैटर नहीं रहा है जिसने जब 50 बनाई हो तब उसकी टीम जीती हो। यानी कि कॉन्सिक्वेंशियल 50s, यानी कि वो 50s जहां वो टीम का साथ नहीं छोड़ रहे, जहां वो अपने लिए 50 नहीं बना रहे भाई, वो टीम के लिए 50 बना रहे हैं। और ये एक ऐसी क्वालिटी है जो विराट कोहली को दूसरे कई प्लेयर्स से बिल्कुल अलग कर देती है। और तो और ये बैटिंग एवरेज चेज मैचेस के दौरान पता है कितना हो जाता है? 88 का। भाई चेज मास्टर फॉर अ रीजन। इस सीजन में भी जब विराट कोहली के सामने चेज करने की अपॉर्चुनिटी आई तो विराट कोहली ने लिटरली एक स्टॉर्म उठा दिया। यहां उनका एवरेज 54 था, जो कि लिटरली बॉन्कर्स है भाई। और पूरे सीजन ही विराट कोहली ने फायर पावर बिल्कुल ऑन रखी। और पिछले कुछ सीजन्स में विराट कोहली की खास बात यह भी थी कि अब इनका बैटिंग स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जहां पहले 100, 110, 120 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करते थे, नाउ इट्स 150, 145। उस रेंज में कोहली पावर हिटिंग करने लग गए हैं। और खास ही कुछ ऐसे मैचेस भी होते थे जहां वो पहली बॉल से ही हिटिंग शुरू कर देते थे, जो कि कोहली के लिए देखना थोड़ा रेयर है यार, क्योंकि कोहली तो हमेशा पहली कुछ बॉल्स सेट होने के लिए लगाते थे। पर अब स्टोरी वॉज चेंज्ड। अब विराट कोहली सीधा अटैक करने आ रहे थे। और इसी सीजन में विराट कोहली ने ऐसी चौकों की बारिश करी कि उनकी टोटल आईपीएल बाउंड्रीज की टैली पहुंच गई 771, जो कि आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। शिखर धवन के पास पहले रिकॉर्ड था, लेकिन शिखर धवन को पीछे छोड़कर विराट कोहली ने रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो ऑब्वियसली कैप्टन रजत पाटीदार और विराट कोहली तो परफॉर्मेंस दे ही रहे थे। टीम के लिए जो चीज सबसे ज्यादा अलग थी वो ये थी कि पूरी टीम के ऑल राउंड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। 16 मैचेस में 9 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैचेस।
आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है, वरना जो ओल्ड आरसीबी हुआ करती थी उसकी कहानी यही थी कि ज्यादातर मैचेस में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल ही मैन ऑफ द मैच बनते थे। बाकी कोई प्लेयर मैच विनिंग परफॉर्मेंस देता ही नहीं था। लेकिन इस बार ये कहानी पूरी सॉर्ट हो गई। इवन विराट कोहली ने भी एक इंटरव्यू में आके कहा था कि पहले तो ये होता था कि यार सारा प्रेशर ही हम 3 प्लेयर्स पे होता था, लेकिन अब ये है कि चलो टॉप ऑर्डर में अगर कोई नहीं भी चला तो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स रन्स बना सकते हैं। कई बार तो लोअर ऑर्डर के प्लेयर्स भी टीम को कैरी कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आरसीबी के लिए मैच विनिंग साबित हुआ। जैसे जब मैच आया था एलएसजी के अगेंस्ट तो ऋषभ पंत भैया ने मार दी थी सेंचुरी, आरसीबी आ गई थी बैक फुट पे। तो जब आरसीबी का मैच आया लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट तो ऋषभ पंत आ गए पूरी फॉर्म में, उन्होंने बना दी सेंचुरी और आरसीबी को दे दिया 228 का टारगेट। और ऐसे में जब आरसीबी की बैटिंग आई तो विराट कोहली ने तो बनाई 50, लेकिन उनके अलावा किसी का भी 50 प्लस स्कोर नहीं आ रहा था और विकेट्स गिरते जा रही थी। ऐसे में जिम्मा किसने संभाला होगा आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। मैं बताता हूं, जितेश शर्मा ने। जितेश शर्मा आगे आए और 33 बॉल में 85 रन्स बना गए। लिटरली 8 चौके, 6 छक्के और 257 का स्ट्राइक रेट। ये कैसा मैच था जो आरसीबी के लिए जीतना जरूरी था। और इस तरीके से जितेश शर्मा की नॉक की वजह से ये मैच आरसीबी जीती। और इसी तरीके से जब पंजाब किंग्स के अगेंस्ट आरसीबी का लीग स्टेज में मैच आया तो भाई आरसीबी होने लग गई थी कोलैप्स। 49 ऑल आउट वाला डेजा वू होने लग गया था, क्योंकि आप आरसीबी के बैटर्स के रन सुनो। फिल सॉल्ट 4, विराट कोहली 1, लिविंगस्टन 4, जितेश शर्मा 2, कृणाल पांड्या 1। आप इनका टोटल करके देखो 10 रन भी नहीं बने होंगे। और ऐसे में जब आरसीबी का पूरा टॉप ऑर्डर ही ब्लीड कर रहा था तब जिम्मा संभाला टिम डेविड ने। टिम डेविड यहां पर आए, एक यूटिलिटी वाली हाफ सेंचुरी बनाई, एक ऐसी हाफ सेंचुरी जिससे आरसीबी की लिटरली उस दिन इज्जत बच गई, वरना पूरा सीजन इस मैच की वजह से याद रखा जाता। और ये हाफ सेंचुरी भी टिम डेविड ने 26 बॉल में बनाई थी, 192 के स्ट्राइक रेट से बनाई थी, एक ऐसी सोच के साथ बनाई थी कि हां हो सकता है मैं भी आउट हो जाऊं लेकिन रन्स बना के जाऊंगा। और इस साल आरसीबी के लिए जो मेन स्टोरी चेंजर्स थे वो थे आरसीबी के बॉलर्स। सबसे पहले थे आरसीबी के 2 प्राइम पेसर्स, जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, जिसमें से जॉश हेजलवुड ने आरसीबी के लिए इस बार सबसे ज्यादा विकेट्स ली। उन्होंने सिर्फ 12 मैचेस खेलकर 22 विकेट्स ली, जिससे वो आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर्स के लिए इस सीजन में 3rd पोजीशन पे पहुंच गए थे। भुवी ने उनके बाद ली 17 विकेट्स और साथ ही 17 विकेट्स ली एक सरप्राइजिंग प्लेयर ने, जिसको जब आरसीबी ने इस बार ऑक्शंस में खरीदा था तो सब लोग सवाल उठा रहे थे कि यार इस प्लेयर की आरसीबी में क्या जगह बनती है। एक ऐसी टीम जो स्टार्स में इन्वेस्ट कर रही थी उसने इसमें क्यों इन्वेस्ट कर दिया। ये नाम है कृणाल पांड्या, जिनके लिए अभी तक का आईपीएल का बेस्ट सीजन रहा 2025 का सीजन। कृणाल ने ऐसी इफेक्टिव स्पिन डाली कि 15 मैचेस में उन्होंने भी ली 17 विकेट्स। और आप सोचो कि 17 विकेट्स लेकर वो भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर के साथ अपनी परफॉर्मेंस मैच कर पा रहे थे। और इसी के साथ उन्होंने अपने सारे ट्रोलर्स को, सारे हेटर्स को सबसे पहले तो मुंह बंद करवा दिया। तो इसी तरीके से किसी दिन हीरो थे फिल सॉल्ट, जिन्होंने सीजन में आरसीबी के लिए 2nd हाईएस्ट रन्स बनाए। तो इसी तरीके से किसी दिन हीरो थे रोमेरियो शेपर्ड, जिन्होंने 14 बॉल में 50 बना दी थी। तो कभी हीरो थे सुयश शर्मा, जो अपनी सर्जरी के बाद लौट रहे थे सीजन में, लेकिन फिर भी विकेट टेकिंग बॉलर बनकर सामने आए। और फिर एक टाइम पर ऐसा लगने लगा था कि आरसीबी अब जब क्वालिफायर्स में जाएगी तो 3 प्लेयर्स के भरोसे नहीं जाएगी भाई, 11 के 11 प्लेयर्स मैच विनर्स होंगे। इट विल बी अ बैंड ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 विनर्स। और इसी स्ट्रैटेजी के साथ तो चैंपियंस बनते हैं ना। और इसी सोच के साथ आरसीबी एंटर करती है क्वालिफायर में, जहां उनके सामने खड़ी होती है पंजाब किंग्स। और जब क्वालिफायर मैच में आरसीबी के सामने पंजाब किंग्स आई तो भाई क्वालिफायर 1 में तो पंजाब किंग्स को आरसीबी ने बिल्कुल ऑब्लिटरेट कर दिया। पंजाब किंग्स जो पूरे सीजन में धूम मचाते हुए आ रही थी, उनको क्वालिफायर 1 में सिर्फ 101 रन्स पर रोक दिया। जहां प्राइम बॉलिंग करते हुए दिखे थे जॉश हेजलवुड और सुयश शर्मा, जिन्होंने 3 विकेट्स ली। एंड सुयश ने तो सिर्फ 5.6 की इकॉनमी से रन्स दिए थे। फिर चेज की बारी आई तो फिल सॉल्ट ने पूरा जिम्मा संभाला और जड़ दिए 56। अकेले ही 56 रन जड़े तो मैच आ गया अपनी तरफ और इजीली आरसीबी ने क्वालिफायर 1 मैच जीता और कर गई क्वालिफाई फाइनल्स के लिए। ये फाइनल मैच आया तो सपने सच होते हुए दिखे। और दूसरी तरफ से पंजाब किंग्स ये मैच तो हारी, लेकिन इसके अगला मैच एलिमिनेटर में वो जीते और फिर वो भी पहुंचे फाइनल्स में। और फिर 3 जून 2025 वो गोल्डन डेट, आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स आईपीएल
फाइनल। इस आईपीएल की जर्नी ना इस पॉइंट तक बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बीच में कुछ दिनों के लिए आईपीएल बंद भी हो गया था, सब प्लेयर्स अपने घर चले गए थे, एक कंसर्न पूरे देश में फैला हुआ था। लेकिन उसके बाद आईपीएल शुरू हुआ। जैसे ही आईपीएल शुरू हुआ पूरा देश मानो एकदम वापस क्रिकेटिंग सीजन में उतर गया। सब लोग एक्साइटेड थे आरसीबी को फाइनल में देखने के लिए। और ये फाइनल इसलिए और ज्यादा खास था कि दोनों टीम्स जो इस फाइनल मैच में पहुंची थी वो दोनों ही ऐसी टीम्स थी जिन्होंने अभी तक आईपीएल नहीं जीता था। तो ये आईपीएल फाइनल इस महीने से और अलग बन गया कि इस बार हमें एक नया आईपीएल विनर मिलेगा। वरना पुरानी स्टोरी तो वही चलती थी यार, कभी मुंबई जीती, कभी सीएसके, कभी केकेआर। लेकिन इस बार नया विनर मिलने वाला था और इसीलिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। मुझे तो प्रैक्टिकली वो फाइनल का बिल्डअप याद है जब सब लोग बट गए थे आरसीबी और पंजाब के बीच, क्योंकि पंजाब भी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग के साथ आई थी। लेकिन खैर, फैन फेवरेट्स तो उस दिन आरसीबी ही थी। आरसीबी के लिए बैटर्स ने रन्स बनाने शुरू करे तो विराट कोहली ने तो बनाए 43, लेकिन उसके अलावा कोई भी बहुत तगड़े तरीके से सेट होता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन एक अच्छी चीज थी कि चलो कोई सेट नहीं हो रहा, लेकिन सब थोड़े थोड़े सेट हो रहे थे। सबने 20-25, 20-25, 20-25 रन्स बनाए और इस तरीके से आरसीबी एक डिसेंट टोटल तक पहुंच गई। मयंक अग्रवाल 24, रजत पाटीदार 26, लियाम लिविंगस्टन 25, जितेश शर्मा 24। 100 रन तो इन्हीं के हो गए, 43 कोहली के हो गए और कुछ और रन्स बना दिए फिल सॉल्ट और रोमारियो शेपर्ड ने। और कुछ इस तरीके से आरसीबी का टोटल पहुंचा 190 तक। आरसीबी को इस फाइनल मैच में डिफेंड करने थे 190 और सामने थी पंजाब किंग्स। वो पंजाब किंग्स जो बहुत तगड़ी बैटिंग करते हुए आ रही थी, जिनको लीड कर रहे थे श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह जैसे धुरंधर भरे हुए थे। इसमें जॉश इंग्लिश जैसा एंकर था इस टीम में। तो दिस वाज नॉट गोइंग टू बी इजी। इनके लिए 190 बनाना कोई बड़ी बात ना होती, लेकिन आज दिन था आरसीबी का। पंजाब पावर प्ले के एंड में 52 रन्स बना चुकी थी, उन्होंने सिर्फ एक विकेट खोई थी। यहां से मैच किसी भी टीम की तरफ जा सकता था, लेकिन दोनों टीम्स में आज एक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनकर आने वाला था। आज के मैच में वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर थे कृणाल पांड्या। आज कृणाल पांड्या ने मानो अपने आईपीएल करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी। 4 ओवर में 2 विकेट्स ली और इकोनॉमी क्या रही होगी, सिर्फ 4.25 की। यानी कि जब पंजाब को 20 ओवर में 190 रन बनाने हो जीतने के लिए, तब कृणाल पांड्या ने 4 ओवर्स में उनके सिर्फ 17 रन बनने थे। और कुछ इस तरीके से आखिरी ओवर में जब जॉश हेजलवुड ने वो ओवर डाला, शशांक सिंह बैटिंग कर रहे थे और जब टोटल ऑलमोस्ट अनरीचेबल था, तब सुनिश्चित हो गया कि आरसीबी ये फाइनल जीत रही है। और वो 18 साल का इंतजार आज पूरा हुआ। और कुछ इस तरीके से आरसीबी ने ये मैच 6 रन से जीता और विराट कोहली का 6,255 दिन का इंतजार, 90,08,640 मिनट्स का इंतजार खत्म हुआ। और उसके बाद के ये विजुअल्स, यार स्वास्तिक चकारा पे थोड़ी हंसी आती है कि वो इन विजुअल्स को रुइन क्यों कर रहा था, लेकिन उसके अलावा ये विजुअल्स देखो भाई, विराट कोहली सेलिब्रेट करते हुए, बिल्कुल इमोशनल, पूरा ग्राउंड इमोशनल, पूरा फैन बेस इमोशनल। मानो इस जीत के साथ पूरे देश में एक स्टॉर्म छा गया था खुशी का, क्योंकि हमने पहली बार आईपीएल में देखी इस तरह की रिडेम्पशन, जहां एक प्लेयर जो 18 साल से कोशिश कर रहा था, उसे फाइनली जीत मिली, उसे फाइनली अपने हाथों में वो ट्रॉफी उठाने को मिली। और कुछ इस तरीके से ई साला कप नमदू वाला फ्रेज इस साल फाइनली सक्सेसफुल हुआ। एक फ्रेंचाइजी जो दुनिया की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी थी, लेकिन ट्रॉफी लेस थी और इसीलिए बदनाम थी, अब उसके ऊपर से ये ट्रॉफी लेस वाला टैग हट गया। अब ये भी चैंपियंस बन गए। नाउ आरसीबी वाज चैंपियंस। और इसी के बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा कि भाई टुडे आई स्लीप लाइक अ बेबी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि ये ट्रॉफी हमें फाइनली मिली है एंड वी आर ऑल ग्रेटफुल कि हमें फाइनली आईपीएल की सबसे खूबसूरत मोमेंट देखने को मिली। तो दोस्तों यही थी कहानी विराट कोहली की फाइनली एक आईपीएल ट्रॉफी जीतने की, आरसीबी की एक चैंपियन टीम बनने की। और ये रजत पाटीदार की भी कहानी थी, जहां उन्होंने पहले ही सीजन में जहां कैप्टनसी करी, वहां अपनी टीम को चैंपियन बनाया। तो दोस्तों दिस वाज हाउ आरसीबी वन आईपीएल 2025। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दो लाइक, विराट कोहली के फैंस के साथ इस वीडियो को शेयर करो यार, क्योंकि इससे एपिक स्टोरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में कोई नहीं रही है। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखने चाहते हो तो दोस्तों क्या कर रहे हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।